श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत ऐसा है जिसमें जीवन की सार्थकता सफलता जुड़ी हुई है। हल्का फुल्का जीवन अर्थात सादगी, मितव्ययिता और बिना विलास वैभव का सीधा साधा निर्वाह। हम अपने जीवन में अपने घरों में कितनी अनावश्यक वस्तुओं का ढेर जमा कर लेते हैं। हम समझते भी हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर सोचते हैं शायद कभी जरूरत पड़ जाए और रखे रहते हैं। और होता तो ये है कि हम उस वस्तु के बारे में भूल भी जाते हैं। घर के कितने ऐसे काम हैं जो हम स्वयं कर सकते हैं, कितने कपड़े ऐसे हैं जो हमने सालों से पहने नहीं। हमें चाहिए कि कम से कम खर्च में सादगीपूर्ण ईमानदार जीवन जिएं और अपने जरूरी खर्च पूरे होने के बाद जो बचे उसे लोक हित में लगा दें। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, जीवन में कंजूस बनकर धन जोड़ जोड़कर संसार से चले जाने और बाद में संतान को बिना परिश्रम के अर्जित धन संपत्ति के लिए लड़ाने से अच्छा है कि पूर्ण पुरुषार्थ करके कमाए धन में से केवल आवश्यक ही अपने तथा अपने परिवार के लिए लगाएं और शेष का सत् प्रयोजनों के लिए सदुपयोग करें। परमात्मा ने संसार के अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी मुक्त हस्त से जो संपदा वितरित की है, उससे कुछ लोग जीवन काल में संतुष्ट प्रतीत होते हैं, किंतु कुछ मनुष्य निरंतर असंतोष की आग में जलते या दहकते ही रहते हैं। हमेशा उद्विग्न, हमेशा बेचैन बने रहते हैं। एक जैसी क्षमताएं जन्म से ही प्राप्त करते हुए भी कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं सफलताएं अर्जित करते जाते हैं, किंतु कुछ लोग जीवन पर्यंत दीनहीन गई गुजरी परिस्थितियों में ही बने रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल ही नहीं हो पाते। एक की सफलता और दूसरे की असफलता को देखकर मन में ये प्रश्न सहज ही उठता है कि सफल और असफल होने के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। किन विशेषताओं के रहने से कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर देने से असफलता ही हाथ लगती है। असफल होने पर उद्विग्न होना सामान्य है, किंतु कभी कभी अनुचित ढंग से सफल होने के पश्चात भी व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है। बाहर से तो वो सफलता का दंभ प्रदर्शित करता है, किंतु अंदर ही अंदर जानता है कि उसकी सफलता उसे ईमानदारी से नहीं मिली और इसीलिए असंतोष अनुभव करता है। आइए आज हम वो सूत्र समझते हैं जिनका अवलंबन लेने पर मनुष्य सफल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। पहला सूत्र है, सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करें। समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन क्रम लक्ष्य विहीन होता है। सफल व्यक्तियों को देखकर उनका मन भी उनके जैसे बनने के लिए ललचाता तो रहता है, पर कभी वो एक दिशा में बढ़ने की सोचते हैं तो कभी दूसरी। विद्वान को देखकर विद्वान, कलाकार को देखकर कलाकार बनने की ललक उठती है। कभी धनवान होने की तो कभी बलवान बनने की बात सोचते हैं। अपना कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित ही नहीं कर पाते। फलतः एक दिशा में क्षमताओं का नियोजन नहीं हो पाता। बिखराव के कारण कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता और असफलता ही हाथ लगती है। दूसरा सूत्र है, लक्ष्य प्राप्ति में अभिरुचि जागृत करें। सफलता का जो लक्ष्य चुना गया है उसके प्रति उत्साह और उमंग जगाना, मनोयोग लगाना चाहिए। लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग न हो, मनोयोग न जुट सके तो सफलता सदा संदिग्ध बनी रहेगी। आधे अधूरे मन से बेगार टालने जैसे काम करने पर किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि उत्साह और उमंग शक्तियों का स्रोत है। इनके अभाव में मानसिक शक्तियां परिपूर्ण होते हुए भी किसी काम में प्रयुक्त नहीं हो पाती। उत्साह किसी भी कार्य का प्राण है। अतएव अभिरुचि का अर्थ है कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें पूर्ण मनोयोग से जुट जाया जाए, उत्साह में कमी न आने पाए। प्रायः किसी काम के आरंभ होने में जितनी रुचि दिखाई पड़ती है उतनी बाद में रह नहीं पाती। फलस्वरूप जितनी तत्परता और तन्मयता लक्ष्य के प्रति सतत बनी रहनी चाहिए, उतनी न होने से सफलता आधी अधूरी ही मिल पाती है।
सफलता अर्जित करने का तीसरा सूत्र है अपनी क्षमताओं का सुनियोजन, सदुपयोग। उपलब्ध संपदाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समय। शरीर, मन और मस्तिष्क की क्षमता का तथा समय रूपी संपदा का सही उपयोग असामान्य उपलब्धियों का कारण बनता है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में समय के एक एक क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। शरीर से श्रम करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन मस्तिष्क की क्षमता का उसमें पूर्ण योगदान होना आवश्यक है। मस्तिष्क में असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। विचारों की अस्त व्यस्तता और एक दिशा में सुनियोजन न बन पाने से ही उसकी अधिकांश शक्ति व्यर्थ चली जाती है। शक्तियों के बिखराव से कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती। सूर्य की किरणें बिखरी होने से उनकी शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, पर आतिशी शीशे पर केंद्रीभूत होकर वे प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती हैं। मस्तिष्क के सामर्थ्य के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और अन्य बाह्य परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। फिर भी दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, और इसका एकमात्र कारण है एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रही। दैनिक व्यवहार और लोकाचार में भूलें, त्रुटियां और अपराध होना संभव है। अच्छे बुरे का विवेक सदैव नहीं रहता। कुछ न कुछ दोष तो सभी में होते हैं। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत ही थोड़े मिलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। अब बात करते हैं चौथे सूत्र की। दैनिक व्यवहार और लोकाचार में भूलें, त्रुटियां और अपराध होने संभव है। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत ही थोड़े मिलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। दोष मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु 99% स्थितियों में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं ठहराता, चाहे उससे कितनी ही भारी भूल क्यों ना हुई हो। भूल को स्वीकार कर लेने में हानि कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है और वह आगे जीवन के लिए स्वस्थ चित्त एवं जागरूक हो जाता है। किंतु दोष को जब दोष मानकर स्वीकार नहीं किया जाता तो मनुष्य का दुस्साहस उद्दीप्त होता है और उसे अपराध करने में ही आनंद आने लगता है। छिपाई हुई भूलें भी अनेक दूसरे प्रकार के अनर्थों को जन्म देती हैं। अपने दोषों को छिपाने से मनुष्य की अशांति बढ़ती है, किंतु इन दोषों को प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है और आत्मविकास का नैतिक पथ प्रशस्त होने लगता है। अपने दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई के प्रति प्रेम। सिर्फ अपनी बातों को ठीक मानने का अर्थ तो यही होता है कि बाकी दूसरे झूठे हैं। इस प्रकार का अहंकार अज्ञान का द्योतक है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी त्रुटियों, भूलों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें, अपने दोष साहसपूर्वक स्वीकार करें। गुणों की पौध तभी अंकुरित एवं पल्लवित हो सकती है जब मानसिक द्वेषों को समय समय पर मस्तिष्क से निकाला जाता रहे। इससे चित्त, मन, स्वास्थ्य प्रसन्न और मस्तिष्क विकासशील बना रहता है। 5वां सूत्र है परदोष दर्शन से बचें। अपने दोष व्यक्त करते हुए आंतरिक निष्कपटता पा लेना जितना जरूरी है, उतना ही दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति का त्याग करना भी जरूरी है। मन में भरी हुई बुराइयों की सड़ांध से कुछ कम घातक प्रभाव परदोष दर्शन का नहीं होता। मन में भरी हुई बुराइयों की सड़ांध की तरह परदोष दर्शन का भी बड़ा घातक प्रभाव होता है। मन को दोषों में रस नहीं लेना चाहिए। दूसरों में दोष न निकालना दूसरों को उन दोषों से उतना नहीं बचाता जितना अपने को बचाता है। यदि आप दूसरों के गुणों को न देखें, केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करें, तो अपना प्रत्येक परिजन भी अनेक बुराइयों, दोषों से ही ग्रस्त दिखाई देगा। अतः स्नेह, आत्मीयता, सौजन्यता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन के सुखों का अभाव हो जाएगा।
दूसरों के अवगुणों को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है, जबकि स्वयं के संबंध में अत्यंत ही कड़ा रुख होना चाहिए। अपनी बुराइयां देखने एवं उनके निराकरण का प्रयास करना नित्य अनिवार्य माना जाए। छठवां सूत्र है, निंदा के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो असह्य होती हैं और मन को खिन्न, दुखी तथा उदास बना देती हैं। इसी तरह की परिस्थितियों में से एक है किसी के द्वारा अपनी आलोचना या निंदा किया जाना। सामान्यतः मनुष्य अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है। किसी व्यक्ति में कितने ही दोष दुर्गुण क्यों न भरे हो, उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी हैं तो वो उनके लिए अपने स्वभाव को नहीं, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। गलतियां होती तो हैं, पर कारण बताया जाता है कि परिस्थितियां ही ऐसी थी कि ऐसा होना स्वाभाविक था। गलतियां करने और स्वभाव में त्रुटियां होने के बावजूद भी मनुष्य अपने दुर्गुणों को स्वयं तो नजरअंदाज करता ही है और अपने साथियों, मित्रों, परिचितों और अन्य लोगों से भी यह अपेक्षा करता है कि वो भी उसको नजरअंदाज कर दें। एक तो मनुष्य को अपनी कमियां, गलतियां कम ही दिखाई देती हैं और दूसरे दिखाई भी देती हैं तो वो इतना असहिष्णु हो जाता है कि किसी और के द्वारा उनकी ओर इंगित किया जाना सहन नहीं कर पाता। इसे व्यक्ति का अहंकार भी कह सकते हैं कि वो दूसरों को अपने दोष दर्शन का अधिकार नहीं देना चाहता, और यदि कोई उसके दोष देखता या बताता है तो न केवल दुखी होता है वरन उनका प्रतिकार करने के लिए भी कटिबद्ध हो जाता है। अपनी निंदा आलोचना को न सह पाना एक कमजोरी है। उसी तरह की कमजोरी कि जिस प्रकार व्यक्ति सुखकर अनुकूल परिस्थितियों की कामना करता है और दुखदायी प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर दूर भागता है, इसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद करता है किंतु निंदा या आलोचना से बचना चाहता है। जबकि निंदा, आलोचना, प्रशंसा का ही दूसरा पक्ष है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति जितने प्रशंसित और चर्चित होते हैं उनकी उतनी ही निंदा आलोचना भी होती है। निंदा एवं आलोचना से रुष्ट होने, दुखी होने या प्रतिकार लेने की भावना रखने की अपेक्षा रचनात्मक उपयोग करने की ही बात सोचनी चाहिए। इसी में भला है और इसी में हित। यदि निंदा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार किया जाए तो मनीषियों का कथन है कि इससे दुर्गुणों का विनाश हो जाता है। निंदा आलोचना का उपयोग अपने उत्कर्ष एवं आत्म परिष्कार के लिए भी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चाहिए वह दृष्टि जो निंदा के प्रकाश में अपने दोष दुर्गुणों को खोज सके, और चाहिए वह सहिष्णुता जो निंदा आलोचना सह सके। हर व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है। आप भी सफल होना चाहते होंगे। कृपया सुझाए गए इन 6 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं, उनका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि सफलता के साथ साथ आपका मुखमंडल आंतरिक संतोष की कांति से चमक रहा होगा। पर इसके लिए संपूर्ण प्रयास आपको करना होगा। इसको इस तरह समझते हैं जैसे कि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। आपकी इच्छा इंजीनियर बनने की है। अब सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस शाखा को या किस ब्रांच को वरीयता देनी है। आपको समाचार पत्रों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथियां ज्ञात करनी होंगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने के साथ साथ उसे सब प्रकार से पूर्ण करके निर्धारित पते पर निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क सहित भेज देना होगा। अब आपको अपनी क्षमताओं का इस प्रकार सुनियोजन करना है जिससे आप कक्षा 12 की परीक्षा की तैयारी भी करते रहें और नियमित रूप से इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हेतु अध्ययन भी जारी रखें। आपकी अभिरुचि इतनी जागृत हो और एकाग्रता इतनी सघन हो कि इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में आपका मन ही न लगे। इस बीच परिवार में यदि कोई टोका टाकी कर दे तो आप आवेशित ना हो। प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य लोगों की कमियां खोजने के बजाय विचार करें कि संभव है आपकी कोई कमी हो, और यदि आप में कमी हो तो उसे साहसपूर्वक स्वीकार करें। हमें विश्वास है कि इस पद्धति से आप सफल भी होंगे और संतुष्ट भी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।